हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ ए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेसन 1 का जो है लघुत्तरीय प्रश्न। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अति लघुत्तरीय प्रश्न के, और आज हम लोग देखने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न को। तो प्रश्न को शुरू किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिखा है कि रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाना है। तो देखिए लिखा हुआ है इसके आंसर कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों और संकेतों के रूप में संकेतों के द्वारा दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो HCl बनता है, और इसी को इसके संकेतों के रूप में दर्शाया गया है। यह एक प्रकार की रासायनिक समीकरण है। ठीक है। दूसरा लिखा गया संतुलित समीकरण क्या है, तो वह समीकरण जिसके ना अभिकारक और प्रतिफलों के परमाणु आपस में समान होते हो तो उसे हम लोग संतुलित समीकरण के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है H2 और Cl2। ठीक है। अभिक्रिया किया है तो 2HCl बना है। इधर आप H की संख्या देखिएगा 2 है, इधर भी H2 है, इधर Cl2 है, इधर भी Cl2 है। तो दोनों तरफ अभिकारक और परमाणु की संख्या समान है, इसलिए ये जो है आपका संतुलित समीकरण है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर लिखा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो देखिए लिखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है, इससे ना द्रव्यमान संरक्षण नियमों का उल्लंघन होता है। यानी अगर आप असंतुलित समीकरण का रसायन शास्त्र में उपयोग करते हैं ना तो उससे द्रव्यमान संरक्षण नियमों का उल्लंघन होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण से क्या फ़ायदे हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने से निम्नलिखित फ़ायदे होते हैं। पहला बात कि कागज़ और समय की बचत होती है। दूसरी बात बताया गया है कि अभिकारकों और अभिकारक और प्रतिफलों की जो गणना होता है ना वो ठीक किया जा सकता है। यानी अगर आपको जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लिखना है तो पूरा ऐसे करके आप हिंदी में लिखिएगा अगर हाइड्रोजन, तो इससे जगह ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही अगर इसका संकेत H लिखते हैं तो समय कम लगेगा। साथ ही साथ जो आप ये हिंदी में हाइड्रोजन ने इतना लिखा उसकी अपेक्षा ये H केवल लिखे वो कम स्थान घेरता है। दूसरी बात बताई गई कि इनसे ना हम लोग ये गणना कर सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल जो होते हैं उनका कितना मात्रा खर्च होता है और कितना मात्रा बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे विश्व में ना एक ही प्रकार के सूत्रों और संकेतों का उपयोग किया जाता है। 5वें नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभिकारक के फलस्वरूप उत्सर्जित गैसों और अवक्षेप बनने की जानकारियाँ किस प्रकार दी जाती है। तो देखिए जब किसी अभिक्रिया में गैस बनता है ना, या गैस उत्सर्जित होता है तो उसको हम लोग तीर चिन्ह ऊपर की ओर दर्शाते हैं, और अवक्षेप बनता है तो तीर चिन्ह नीचे की ओर दर्शाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नांकित समीकरण किस प्रकार से निरूपित करता है, किस प्रकार निरूपित किया जाता है। देखिए पहला नंबर लिखा हुआ है, तो पहला नंबर अभिक्रिया बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिएगा तो इसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बना रहा है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरह का वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। दूसरा देखिएगा तो AgNO3 और NaCl आपस में अभिक्रिया किया है, आयनों का आदान प्रदान किया है, तो उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को लिखे। रासायनिक समीकरण से जो क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है उनको लिखना है। तो बताया गया है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं निम्नलिखित है। पहला लिखा है अभिकारक और प्रतिफलों को सूत्रों और संकेतों की जानकारी देता है। जब कभी भी आप अभिकारक और प्रतिफल को लिखते हैं तो ये सूत्रों और संकेतों की जानकारी देता है। इससे पता चलता है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है। तीसरी बात लिखा है कि अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों को भी जानकारी देता है, कितना मोल अभिकारक बना और कितना मोल प्रतिफल बना और अभिकारक खर्च हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बताया गया जब 2 या 2 से अधिक के तत्व आपस में अभिक्रिया करके नए तत्वों का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल लिखा है C और O2, जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो CO2 बनाएंगे। ठीक है। अगला लिखा है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे, दर्शाएंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो देखिए कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसको दर्शाने के लिए कॉपर को ना हम लोग AgNO3 के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है। जिसके कारण कॉपर अधिक क्रियाशील होने के कारण Ag को विस्थापित कर देता है और AgNO3 बना लेता है, और सिल्वर जो होता है अलग हो जाता है। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ गया है कि इस अभिक्रिया के कारण ना कॉपर प्लेट की सतह पर ना चमकीले सिल्वर के पास बैठ जाता है। इससे पता चलता है कि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑक्सीकारक और अकारक क्या है। तो ऑक्सीकारक बताया गया है कि ऑक्सीजन संयुक्त हो और हाइड्रोजन निष्कासित हो तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी ऑक्सीजन जो होगा ना वो निकलेगा
ऑक्सीजन जो होगा ऊपर वाला में ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ये जो है ना अवकरण, अवकरण में सेम उल्टा होता है कि ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। ठीक, तो इसे हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बताया गया है कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो और हाइड्रोजन का संयोग हो तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए ना कौन सा संयोजन और कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन और संयोजन अभिक्रिया को बताना है। इसको देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये Cl जो है वो K को विस्थापित कर रहा है। नीचे वाला देखिएगा तो ये दो तत्व मिलकर एक तत्व बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला बताया गया है कि विस्थापन अभिक्रिया जो है वो अपने अधिक क्रियाशील धातु से कम क्रियाशील धातुओं को लवण को विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर ना एक नए तत्व का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि उदाहरण सहित अवक्षेपण अभिक्रिया बताना है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है तो बताया गया कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस रूप में पृथक हो जाता है तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और इसकी जानकारी जो होता है ना वो तिरछी नीचे की तरफ करके दिखाई जाती है। जैसे यहाँ पे बताया गया सोडियम क्लोराइड के विलयन में ना सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालने पर ना उभय विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका AgCl जो है ना ये अवक्षेप के रूप में बनता है, जिसे तिरछी नीचे की तरफ दर्शाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए ना संतुलित समीकरणों को लिखना है, यानी पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ना पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, इसको संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2ClO3 ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इनकी अभिक्रिया से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़िएगा तो 6 ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जा रहा है। अब ऑक्सीजन के बाद अगर देखा जाए क्लोरीन को तो यहाँ पे आप क्लोरीन देखिएगा तो क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन भी आपका संतुलित है। क्लोरीन के बाद अगर हम पोटेशियम को देखते हैं तो पोटेशियम इसके पहले 2 अंक है, यहाँ भी 2 है, पोटेशियम भी संतुलित है। ठीक है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को परस्पर अभिक्रिया कराने से ना सोडियम सल्फेट और जल बनता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ये है। इनकी जब आपस में अभिक्रिया होती है तो बनता है आपका सोडियम सल्फेट बनता है और जल बनता है। तो इसको देखा जाए कि संतुलित है या नहीं है तो यहाँ देखिए H 2 गो है और H यहाँ 2 गो है, तो H 4 गो हुआ। इधर H की संख्या अगर गिनना हो तो देखिए यहाँ पे भी H 4 गो है, H 4 है। और उसके बाद देखा जाए सल्फर को, तो सल्फर यहाँ देखिएगा तो सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी सल्फर आपका 1 है, यानी सल्फर हाइड्रोजन तो बराबर है। अब K देखा जाए तो इधर प्रतिफल में अगर आप K देखते हैं तो K2 है, इधर भी K2 है, यानी प्रतिफल में K भी बराबर है। अगर हाइड्रोजन देखना हो तो प्रतिफल में हाइड्रोजन देखिएगा तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, यानी ये भी संतुलित है। तीसरी बात बताई गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इनकी अभिक्रिया होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। इनको अब बताना है तो इसमें कैल्शियम देखिएगा तो यहाँ पे अगर आप कैल्शियम देखिएगा तो एक कैल्शियम यहाँ है तो एक कैल्शियम यहाँ है। ठीक है, अगर आप यहाँ H देखिएगा तो 2 H यहाँ है तो 2 H यहाँ है। ऑक्सीजन देखिएगा तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है। ठीक है, इसलिए समीकरण जो है संतुलित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो लिखा हुआ है जिस अभिक्रिया में ना उष्मा का अवशोषण होता है तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है ना उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित पदों का व्याख्या करें। ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, खाद्य पदार्थों का दूषित होना क्या होता है। ऑक्सीकरण समझिए क्या होता है, बताया गया है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ना संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो तो उससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया क्या होता है तो बताया गया वैसा अभिक्रिया जिसमें ना ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग हो तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। खाद्य पदार्थों का दूषित होना क्या है तो बताया गया जब खाद्य पदार्थों को ना खाली समय खुला वायु में छोड़ दिया जाता है काफ़ी समय के लिए, तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके और ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिनके कारण उनमें से गंध आने लगती है, जिसे हम लोग दुर्गंधयुक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में ना लोहा का एक टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहा का एक टुकड़ा डालते हैं ना तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर कम क्रियाशील होता है, और अभिक्रिया करने के बाद वो बनाता है FeSO4, और FeSO4 जो होता है इसका रंग जो होता है ना
वो इसी के कारण FeSO4 बनने के कारण ही इनका रंग जो होता है परिवर्तित हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रूप में लिखना है। ये जो अभिक्रिया दिखाई दे रही है इसको संतुलित रूप में लिखना है। देखिए बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फाइड और बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। यानी बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम सल्फेट से कराने पर बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, जो यहाँ नीचे समीकरण में लिखा हुआ है। और ये संतुलित है या नहीं ये देखिए, BA एक है, इधर BA एक है, Cl इधर 2 है, Cl इधर 2 है, Al एक है, Al एक है, S एक है, S एक है, O4 है, O4 है, यानी संतुलित है समीकरण। दूसरा समीकरण अगर देखा है तो सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। यानी सोडियम और जब आपस में अभिक्रिया करेगा जल यानी H2O, तो इनकी अभिक्रिया से आपका बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बना है, और साथ ही साथ बना है H। तो N एक है, इधर भी Na एक है, H2 है तो H एक और एक H2 हो गया, और ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। तो इस तरह से ये समीकरण जो है संतुलित हो गया। 18 नंबर लिखा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे। गर्म करने पर कोई ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप का वर्णन करें, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटन करने पर, गर्म करने के बाद ना जब इनका अपघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को कली चूना भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो होता है सीमेंट बनाने में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे उसको अपघटित किया जा रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक परखनली में ना लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन पे मिलाने पर क्या होता है परीक्षण करके बताना है। तो ये लेड नाइट्रेट है, और लेड नाइट्रेट को ना जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड में मिलाते हैं तो KNO3 बनता है और पोटेशियम आयोडाइड बनता है। आगे बताया गया कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक तरह का जो है ना उभय विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया आप कह सकते हैं इसको। अगला लिखा गया है कि उपयुक्त अभिक्रिया को ना दर्शाने करने के लिए ना संतुलित समीकरणों को लिखना है, यानी उसको संतुलित करना है। वो समीकरण यहाँ नीचे संतुलित की गई है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो बस एक और क्वेश्चन बाकी है। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का पहचान करना है, कौन सा ऑक्सीकरण होगा। तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, तो इसलिए रेडॉक्स है। नीचे वाला ऑक्सीकरण है दोनों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।